सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माधव एस्पायर। और मेनली हम अपने चैनल पे करंट अफेयर्स कवर करेंगे, साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर करेंगे और जो भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट चल रहा है, ताकि एग्ज़ाम में जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सही हो। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स तो सब में ही आते हैं। अब करंट अफेयर्स को सॉल्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको पता होना चाहिए कि न्यूज़ में चल क्या रहा है। तो हम उसका एनालिसिस भी साथ साथ करेंगे, जिसके कारण इंटरव्यू में भी हेल्प हो। सबसे पहले हम कवर करेंगे 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स के साथ साथ हम फ़ोन की भी हेल्प लेंगे, लेकिन कवर मैं ऐसे ही करूँगा। तो अब पहली न्यूज़ पे आते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है कि पुतिन सेज रशिया नाउ हैज़ न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। अच्छा, अब हमें पता है रशिया जो कि इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, उसने एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बना लिया जिसका नाम है बर्वेस्निक, और इसकी रेंज है अराउंड 14,000 किलोमीटर। अब हमें पता है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बहुत शायद कम देशों के पास है मेरे हिसाब से। तो अराउंड इसकी रेंज है 14,000 किलोमीटर, और ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन से चलेगी। न्यूक्लियर प्रोपल्शन से मतलब कि जब ये जिस पे ये मिसाइल रखी जाएगी, और जैसे मतलब कि जैसे ये उड़ के जाएगी, तो ये जब उड़ के जाएगी, इसके पास न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, मतलब न्यूक्लियर जैसी शक्ति है कि ये जब किसी और पे गिरेगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो। और अराउंड अभी इसकी रेंज है 14,000 किलोमीटर, लेकिन फ्यूचर में इसको ये बढ़ा भी सकते हैं, इसकी रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 14,000 किलोमीटर है। सो मेनली इस न्यूज़ के एनालिसिस क्या है? इस न्यूज़ के एनालिसिस है कि इंडिया और रशिया के अगर रिलेशन को देखा जाए, उन इंडिया और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम है यूएसए को, क्योंकि यूएसए जो है वो चाहता है कि इंडिया रशिया से तेल ना ले। तेल का मेन रीज़न ये है कि इंडिया और रशिया की दोस्ती अच्छी होने के कारण रशिया जो है वो इंडिया को कम प्राइस में तेल देता है, लेकिन यूएसए चाहता है कि इंडिया वो तेल ना ले, क्योंकि जो पैसा इंडिया देता है रशिया को तेल के लिए, वो उसको आगे एमुनेशन के लिए यूज़ करता है, और वही यूज़ वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में करता है। और एज़ यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू, यूएसए के जो हमारे प्रेसिडेंट जी, डोनाल्ड ट्रंप जी, वो चाहते हैं कि उन्हें मिले नोबेल पीस प्राइज़, और इसी के चक्कर में वो चाहते हैं कि वो ये लड़ाई ख़त्म करवाएं यूक्रेन और रशिया की। लेकिन अभी के लिए इंडिया एज ए न्यूट्रल नेशन यही चाहेगा कि वो अपनी दोस्ती रशिया के साथ ख़राब ना करे यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए ने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स भी लगा दिए हैं। अब हमें टैरिफ का मतलब पता होना चाहिए। टैरिफ का मतलब है टैक्स, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। अब सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। सेकंड न्यूज़ है हमारी, ड्रीम रियलाइज्ड ईस्ट तिमोर बिकम्स एशियान्स 11th मेंबर। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि एशियान क्या है। एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना, साउथ ईस्ट सॉरी चाइना नहीं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से हमें क्या समझ आता है कि साउथ, जैसे ये हमारा साउथ है नीचे की साइड, इस साइड हमारा ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट मतलब इस साइड वाले जो नेशंस है, इसके इस साइड वाले नेशंस। अगर हम इंडिया के मैप को सोचें और उसके नीचे साउथ, इधर ईस्ट, तो इस साइड वाले जो नेशंस हैं वो सारे हैं साउथ ईस्ट नेशंस, ठीक है। तो इसमें हमारे अभी 10 मेंबर्स हैं, लेकिन अभी ये 11th मेंबर ऐड हुआ है। और हमें ये पता होना चाहिए कि एशियन कब स्टार्ट हुआ था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 में, और इसमें वो साउथ ईस्ट जो साइड है उस साइड के नेशंस हैं, जैसे है हमारे पास लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। और अब जो 11th मेंबर ऐड हुआ है उसका नाम है ईस्ट तिमोर, जिसको हम तिमोर लिस्ट भी कहते हैं। तिमोर लिस्ट की जो कैपिटल है वो है DILI, दिल्ली। और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया हमें मेनली पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशन हैं वो आते हैं, इतना हमें ध्यान होना चाहिए। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सेकंड, ये तो मेनली एशियन के बारे में मैंने बता दी, यही सेकंड न्यूज़ थी कि उसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ है। लेकिन अब हम थर्ड न्यूज़ की बात करें, वो भी एशियन और इंडिया से रिलेटेड है। थर्ड न्यूज़ क्या है कि इंडिया एशियन टाइज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस सेज PM। अब हमें ये पता है कि एशियन में साउथ ईस्ट एशिया वाले जितने नेशन है वो आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इंडिया चाहता है कि उसके रिलेशंस एशियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे हों। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एशियन की 22nd समिट हुई है अभी पीछे, वो हुई है हमारी कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये हमें याद होना चाहिए कि उसकी थीम थी इंक्लूसिविटी
इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसमें इसकी जो 22nd समिट थी वो हुई थी हमारी कुआलालंपुर मलेशिया में, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि मलेशिया की जो कैपिटल है वही है कुआलालंपुर। ये थी हमारी थर्ड न्यूज़, जो कि सेकंड और थर्ड न्यूज़ आपस में रिलेटेड ही थी। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ न्यूज़ की, ये है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमें ये पता होना चाहिए मोस्ट पीपल एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया आर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डाटा। अच्छा, अब इस न्यूज़ से हमें क्या पता लगता है, इस न्यू हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए एक्स्ट्राडिटेड का। एक्स्ट्राडिटेड का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है, इंडिया में कोई क्राइम किया, किसी ने कोई क्राइम किया और वो भाग के यूएसए चला गया, ठीक है, और यूएसए में किसी ने क्राइम किया, वो भाग के इंडिया आ गया, ठीक है। अब इंडिया और यूएसए ने, अगर हम मान लेते हैं उन्होंने साइन की हुई है एक्स्ट्राडिटेड पॉलिसी। एक्स्ट्राडिटेड पॉलिसी कहती है कि अगर कोई इंडिया का ऐसे क्राइम करने वाला बंदा भाग के यूएसए चला गया और यूएसए का कोई क्राइम करने वाला बंदा भाग के इंडिया आ गया, तो ये दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को उनका वो क्राइम, जिसने वो क्राइम किया उसको पकड़ कर वापस इंडिया भेज देंगी, और इंडिया वाले यूएसए के बंदे को वापस यूएसए भेज देंगे। तो ये होती है एक्स्ट्राडिटेड पॉलिसी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राडिटेड पीपल जो इंडिया में है, अब हमें ये पता होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राडिटेड पीपल, जैसे कोई एक बंदा है उसने इंडिया में क्राइम किया, वो क्राइम करने के बाद कौन सी नेशन में गया। अब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्राइम किस चीज़ के ऊपर होते हैं। कई ड्रग्स के ऊपर होते हैं, कई होते हैं कि कोई ड्रग्स हो गया, इसके अलावा क्लोथ्स, ह्यूमन स्मगलिंग, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा होता है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। अब हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का क्या मतलब है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स क्या है। अब हम सबको पता होगा विजय माल्या केस, नीरव मोदी केस, ये दोनों जो हैं ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में आते हैं, और ये भाग के कहीं गए हैं, विजय माल्या लंदन में है, लेकिन वो वहाँ से आ नहीं सकता क्योंकि इंडिया ने अपने इंग्लैंड, अपने यूके, यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ एक्स्ट्राडिटेड पॉलिसी साइन नहीं की हुई, लेकिन अगर वो होती तो अभी तक विजय माल्या जेल में होता, ठीक है। तो ये थी मेन न्यूज़। और हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोग, इंडिया वाले लोग जो क्राइम करते हैं वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, और वो कौन से नेशंस में जाते हैं, सबसे ज़्यादा वो जाते हैं यूएई, जो कि है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर कनाडा, और इसके अलावा यूएसए भी है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए और कनाडा। ये 3 नेशन हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़। इसके बाद हम फिफ्थ न्यूज़ पे चलते हैं। तो हमारी फिफ्थ न्यूज़ क्या है, फिफ्थ न्यूज़ है कि यूएस सीक्स स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान बट नॉट एट इंडियाज एक्सपेंस, सेज रूबियो। अच्छा, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस न्यूज़ का क्या मतलब है कि यूएस देख रहा है कि स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए वो पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया के एक्सपेंस पे नहीं, कि इंडिया को पीछे छोड़ के नहीं, इंडिया को भी साथ लेके, पाकिस्तान को भी साथ लेकर दोनों के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करे। तो ये बोला है रूबियो। अब ये रूबियो कौन है, अब हमें पता होना चाहिए रूबियो कौन है। रूबियो है यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर, जिसका नाम है, फुल नेम है मार्क रूबियो। अब मार्क रूबियो ये कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ भी चलें और वो इंडिया के साथ भी चलें, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं तो इंडिया को पीछे ना छोड़े। तो यूएसए चाहता है कि वो दोनों के साथ बना के रखे, लेकिन इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसकी पाकिस्तान के साथ बहुत बुरी, पाकिस्तान के साथ एक बुरा रिलेशन है। जब भी कोई बात होती है हम पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ ही होते हैं, और ये सही भी है, पाकिस्तान के खिलाफ हमें होना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से उन्होंने हमारे देश में टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, उस हिसाब से हमको उनके खिलाफ होना ही चाहिए, ये बिल्कुल साफ सीधी बात है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि यूएस का वो टू साइडेड डिप्लोमेटिक फेस पता चलता है, टू साइडेड फेस पता चलता है कि यूएस इंडिया के साथ भी रहना चाहता है और पाकिस्तान के साथ भी रहना चाहता है। पाकिस्तान के साथ वो इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हैं, और इंडिया के साथ वो इसलिए रहना चाहता है क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया के मार्केट में वो चाहता है कि अपने डेयरी प्रोडक्ट्स ले आए, अपने वो हाइब्रिड मॉडल के क्रॉप्स ले आए, ताकि इंडिया का सारा मार्केट वो यूएसए के पास हो जाए और इंडिया के पास कुछ ना बचे। तो लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए तो इंडिया नहीं चाहेगा कि वो ऐसा करे कि वो यूएसए के साथ भी रहे, कि वो यूएस के साथ रहे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो इंडिया यूएस के साथ नहीं रह पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थी हमारी फिफ्थ न्यूज़। सिक्स्थ न्यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि थोड़ी रीजनल न्यूज़ है। इज़ द डोगरी लैंग्वेज लूजिंग रेजोनेंस इन इंडिया। अच्छा, अब हमें पता है डोगरी लैंग्वेज, डोगरी एक लैंग्वेज है जो कि इंडो आर्यंस के टाइम की लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है ये हुई थी, स्टार्ट पुराने टाइम में हुई थी, इंडो आर्यन के टाइम पे। ये मेनली बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में।
तो अब हमें इससे पता होना चाहिए कि जो डोगरी लैंग्वेज है वो काफ़ी लेट आई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 2003 के टाइम पे, जो कि काफ़ी लेट है। इसलिए हमें ये पता लगता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो कम होती जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी और इंग्लिश। अब हम किसी भी जगह चले जाएँ, जैसे हम चले जाएँ तमिलनाडु चले जाएँ, कहीं की साउथ में चले जाएँ, ईस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, या फिर मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज सिर्फ 2 ही हैं, या इंग्लिश या तो हिंदी। लेकिन अब रीजनल लैंग्वेज कम होती जा रही हैं, इसलिए अभी पीछे एक न्यूज़ भी आई थी कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने अपनी हिंदी लैंग्वेज को बैन कर दिया। उन्होंने बोला कि हिंदी नहीं चलेगी, रीजनल लैंग्वेज चलेगी। अब इम्पॉर्टेंट है कि रीजनल लैंग्वेज को बचाना है। अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश चलेगी तो फिर रीजनल लैंग्वेजेस का क्या होगा? तो सरकार को नई ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिसके कारण रीजनल लैंग्वेजेस भी आगे बढ़ें। तो ये थी हमारी एक इम्पोर्टेंट सिक्स्थ न्यूज़। अब और हमें ये भी बताना चाहिए कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस आती हैं, उसमें डोगरी भी आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि SIR 2.0 टू बिगन इन 12 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कवर 51 करोड़ वोटर्स। अब SIR एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी नवंबर में बिहार में इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो वो जो इलेक्शंस होंगे उसमें SIR यूज़ किया गया है। SIR एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जो वोटर लिस्ट है वो क्लीन होती है। जैसे अभी कहीं कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सभी वोटर्स की लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन वोट दे सकता है। लेकिन क्या वो लोग वोट दे सकते हैं? कि क्या वो लोग ज़िंदा हैं? कहीं जो लोग मर गए हैं उनका नाम भी उसमें नहीं है, कहीं जो लोग वहाँ पर हैं नहीं उनका नाम भी तो लिस्ट में नहीं है। तो ये इसको क्लीन करता है, इसलिए इसको बोला जाए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0। 2.0 इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली बार इसको यूज़ किया था बिहार में। अभी ये जो इलेक्शन होंगे नवंबर में, जिसका रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। तो हाँ, तो ये 1.2 SIR 1.0 वो था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और SIR 2.0 अभी बाकी 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में यूज़ किया जाएगा। मेनली ये जो 12 स्टेट्स हैं उनमें आएगा, तमिलनाडु में आएगा, वेस्ट बंगाल, केरला, पुडुचेरी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इन जगहों पर SIR 2.0 यूज़ होगा। और मेनली ये फेक वोटर लिस्ट को हटाता है और क्लीन वोटर लिस्ट को सामने लेके आता है। अब इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट कि असम में कोई ऐसा SIR यूज़ नहीं होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उधर एक अलग ही उनका एक वो क्राइटेरिया चलता है, वो SIR को नहीं यूज़ करते, जो वो अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। आपको उसका एक वो बता देना कि उस यही होमवर्क में बता देना कि वो उस प्रोसेस का नाम क्या है। जैसे इसका नाम SIR है, तो उस जो असम में यूज़ होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है। तो ये थी हमारी 28 अक्टूबर की मेन न्यूज़, जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए या फिर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं इंटरव्यू के लिए। सो इसके लिए इसके अलावा एक होमवर्क भी है कि इन विच सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बीइंग कंस्ट्रक्टेड। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि इन विच सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। 4 ऑप्शन है इसके साथ: ऋषिकेश, हरिद्वार, उज्जैन और वाराणसी। ये होमवर्क है, तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो डेट्स इट फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।